हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं, बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो आशा है कि आप लोग बढ़िया तरह से अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस चैनल पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस किस चीज़ के बारे में जानते हैं। आज जो है हम लोग यहाँ पे हिंदी व्याकरण को जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग छोटा छोटे टुकड़े करके आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते आ रहा है, ताकि ज़्यादा लंबा नहीं होगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे हम पढ़ाने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा सक्षम हो पा रहा है हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको पढ़ाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम अंकुश कुमार और मैं इस चैनल पे आपको हिंदी पढ़ाने आया हूँ और हिंदी क्लास कर लेकर आता रहेंगे। और उम्मीद है कि हम आपको और आगे जो भी होगा हम क्लास को यहाँ पे आपको देते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह का और वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो चैनल होने वाला है, आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को डाला जाता है। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम को, वहां पे भी आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे देखना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ण पढ़ने वाले, ठीक है। और लगातार जो है हम लोग वर्ण को 3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो कि वर्ण थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग उसको टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा करके पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको हेडिंग में वर्ण ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, प्रश्न आपका है वो कि वर्ण किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कई बार आपको बता चुके हैं कि हम लोग जो यहाँ पे सीनियर क्लास में आ चुके हैं, तो किसे है, किसे कहते हैं या फिर क्या कहना हम थोड़ा सा बार बार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं और लिख देते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाता है। इस पहले हम लोग पढ़े स्वर वर्ण, उसमें बताया था आपको कि वैसा वर्ण जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आज हम लोग सीख रहे हैं व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण में क्या आपको कह रहा है, फिर से रिपीट करते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन वर्ण यहाँ पे है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब नीचे आइए फिर से देखते हैं जैसे में क्या क्या है। तो जैसे में क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द ध न प फ म, यानी कि ध्यान दीजिएगा, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब ह म। चलिए तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही पढ़ लिए, अब लोग हम जानते हैं कि कहां से कहां तक, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छुपी होती है। जैसे हम लोग क बोलते हैं, थोड़ा क को बोल के देखिएगा ना, तो जैसे बोलते हैं क, देखिए लास्ट में अ आ रहा है, बोलते हैं म, तो म में क्या लास्ट में अ आ रहा है, बोलते हैं च, तो च में लास्ट में अ आ रहा है। यानी कि यहाँ पे व्यंजन वर्ण जो भी होता है उसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है, अ छुपी होती है उसमें। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी होती है, क्योंकि अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। क्योंकि जब तक व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेगी तब तक व्यंजन वर्ण अधूरा ही माना जाता है। चलिए हम नीचे आपको जैसे में बताया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो हम एक ही बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाए, एक भी इधर उधर नहीं हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, क से लेकर, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे है, यहाँ पे देखिए क, आपको पता है कि जहां पे भी यहाँ हलंत लगा होता है उसको जो होता है आधा माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता है। जैसे यहाँ पे हम म लिखते हैं, इस म को हम लोग क्या मानते हैं, आधा मानते हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है क में हलंत लगा है, यानी क क्या है, अधूरा है। जो भी चीज अधूरा होता है, जैसे क यहाँ है ना तो अधूरा होगा, म है तो यहाँ पे म अधूरा होगा, च में अगर लगा हो तो यहाँ पे अधूरा होगा। यानी कि जिस भी व्यंजन के नीचे अगर ये हलंत लगा होता है समझिए कि अधूरा है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे क्या करा, ध्यान दीजिए, क में क्या लगा, हलंत लगा है, और क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो अ जुड़ा हुआ है। जैसी क और प्लस अ हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है,
क बन जा रहा है, यानी पूरा क का निर्माण हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम सीधे बोलते क, तो क हमारा क्या है, अधूरा रहा। क बोलने का मतलब पूरा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं क, तो क बोलते हैं पूरा क का उच्चारण होता है क। क में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, यानी कि स्वर वर्ण से 2 गुना समय लगता है यहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक व्यंजन और दूसरा स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पे क बोलने में हमको अधिक समय लगता है। म सीधे म बोल दी तो हमको पता चल रहा है कि म आधा ही, क्योंकि हलंत लगा हुआ, लेकिन म अगर पूरा बोल थोड़ा समय लग रहा है, यानी कि व्यंजन वर्ण में 2 गुना समय लगता है, जाहिर यहाँ से हमको पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आता है, यहाँ पे देखिए क समझ के उसके बाद आता है ख। ख में वही चीज है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहते हैं ख। ख अगर हम सीधे हम लोग ख बोल के चले जाते हैं तो ख का यहाँ तो उच्चारण नहीं हो रहा। ख का उच्चारण करने हम लोग बोलना पड़ता है ख, यानी कि ख को थोड़ा ज्यादा देर तक बोलना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग बोलते हैं उसके अब लास्ट में हम लोग को पता चलता है, अंतिम में हम लोग को पता चलता है कि ख में अ छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ख और अ मिलता है, ये ख का निर्माण कर लेता है, यहाँ पे क का निर्माण कर लेता है। तो जब म में अगर अ को जोड़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, एक म का निर्माण कर लेता है, यानी पूरे पूरे म का निर्माण कर लेता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क से लेकर ह तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहां जहां भी आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ने लायक है, उसको जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम दोनों तरफ से हाईलाइट जरूर किए हैं, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से हाईलाइट कर लेना है और समझने के लिए काफी होगा। क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। फिर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। वैसे टोटल जो होता है 41 होता है, हम उसके बारे में बताएंगे कहाँ से क्या चीज होता है, और पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं आपको। ध्यान दीजिएगा क्या करा, क से लेकर ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। समझ गए इतना तक। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण के प्रकार, यानी कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण जो है आपको 3 प्रकार के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 3 प्रकार के होते हैं। अब हम यहीं पे लिखते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो अधिक समय भी लगता है और यहाँ पे थोड़ा कम हो भी पाता, आप लोग का टाइम भी अधिक वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे जो एक एक करके लिखे हुए हैं तरीके से, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और कम समय में आ जाए। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपको अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है आपको उष्म व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन कहने का पता चल रहा है, कहने का मतलब पता चल रहा है। स्पर्श का मतलब होता है, स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना, यानी किसी भी चीज को छुआ जाता है। स्पर्श का मतलब ही होता है किसी चीज को छूना। उसके बाद दूसरा क्या आपका अंतःस्थ। अंत कहने का मतलब समझ में आ रहा है, अंत का मतलब वो अंदर ही रहता है, अंत का मतलब क्या होता है, वो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। और उसके बाद दिख रहा है आपको उष्म। उष्म कह के देखिए, उष्मा समझते हैं ना, उष्मा वाष्प बनकर जो वायु जो निकलता है, जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं वहां पे धुआं तो निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्म कहते हैं। उसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। आइए पहले नीचे उसको हम लोग पढ़ते हैं, और नीचे आएंगे तो हम आपको जब डिफिनेशन पढ़ाएंगे, जब परिभाषा उसके पढ़ाएंगे, तो हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। हम एक भी चीज वो टॉपिक नहीं छोड़ने वाला है जो आपको समझदारी से रिलेटेड से इधर उधर हो। तो चलिए हम लोग आते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा गया, 3 प्रकार का होता है, पहला स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन होता है, और तीसरा होता है उष्म व्यंजन होता है। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बहुत सारे बच्चों हैं जिनको डिफिनेशन रटा रटाया गया है, यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे उसको प्रूफ करके देखना है किस तरीके से होता है। ध्यान दीजिए, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। क्या होता है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जीभ मुंह के, यानी जीभ जो होता है मुंह के, जीभ मुंह के किसी भी भाग को, जीभ मुंह के किसी भी भाग जैसे ओष्ठ, कंठ, तालु, मुर्दा अथवा दांत को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम आपको पहले ही बताया कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना, किसी भी चीज को छूना। आप किसी चीज को छूते हैं तो वो स्पर्श कर रहे हैं आप, ठीक है। जैसे हम मार्कर को छुए तो इसको स्पर्श कर रहे हैं, बोर्ड को छुए तो इसको स्पर्श कर रहे हैं, इसको छुए तो इसको स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे इस कॉपी को छुए तो इसको स्पर्श कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है हम किसी भी चीज को जब छूते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन कर रहा है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी कि फिर से यहाँ देखिए, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, ये जो जीभ होता है हमारा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती है। जैसे किस किस भाग को स्पर्श करती है, तो हमारे मुंह में क्या है, दांत है, तालु है, उसके बाद आप ओष्ठ है,
उसके बाद कंठ है और जीभ है, इस सब चीज को स्पर्श करती है, यानी कि अंदर पूरे भी चीज को वो स्पर्श कर स्पर्श व्यंजन कहलाती है। और स्पर्श व्यंजन जैसे कि हम लोग आगे चलते हैं तो बताते हैं क्या क्या इसमें आता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आप ध्यान रखिएगा 25 को आता है, वो क से लेकर म तक, इतना आपको ध्यान रखना है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो क से लेकर म तक आता है, जो कि हम यहाँ पे रखे हुए हैं। और एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आज के बाद आपको उच्चारण स्थान याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको बस ट्रिक याद रखना है। 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी उच्चारण स्थान को बता सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखते हैं वो ट्रिक मेरा क्या है। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं, इसको फिर से रिपीट करें एक बार। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग जैसे ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा अथवा दांत को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। समझ गया। उसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 25। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 25। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और आपको पता है ये सब में कितनी संख्या होती है, तो यहां से जो यहां तक की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितना होती है, 5 होती है। यहां से यहां तक की जो संख्या होती है वो 5 होती है। और जब 5 होगा तो 1 2 3 4 5, 5 होगा तो कितना हो जाएगा 50 25, यानी कि यहाँ पे आपको कितना लिखा हुआ है 50 25 आपको लिखा हुआ है कि इसकी संख्या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग ट्रिक जानेंगे। सबसे पहले जो समझेंगे हम लोग, कवर्ग किसको छूता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कवर्ग जैसे क ख ग घ अंग जो भी होता है वो आपको छूता है किसको, तो कंठ को छूता है। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, कवर्ग। कवर्ग क ख ग घ अंग, एक किसको छूता लिखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कंठ को स्पर्श करती है। तो क बोलते हैं ना, देखिए कंठ पे जोर पड़ता है। क बोलते किस पे जोर पड़ता है, तो कंठ पे। अब धैर्य बनाकर रखिए, हम आपको ट्रिक जरूर बताएंगे वीडियो को लास्ट तक। यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले आपको ट्रिक जरूर बता करके जाएंगे, तो उस वीडियो के लिए आपको इंतजार कीजिए। और अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप इसको समझ लीजिएगा, तो ट्रिक आपको बेहतरीन तरीके से आपको माइंड में कंसेप्ट हो जाएगा। अभी हम ट्रिक को बता देंगे तो आप हड़बड़ा जाएंगे, ट्रिक तो समझिए लिए लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले इसको समझिए, फिर ट्रिक हम आपको बताते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए ध्यान दीजिए, कवर्ग है क ख ग घ अंग, यानी कि याद रखिए जो भी आपको क ख ग घ में आएगा ना वो आपको कंठ को स्पर्श करता है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, च वर्ग। दूसरा क्या कर रहा है, च वर्ग। च छ ज झ य, जैसे आपको च दिखेगा ना, च छ ज झ य में कुछ भी दिखेगा तब समझ लीजिएगा ये तालु को स्पर्श करती है। आपके 12th बोर्ड का एग्जाम हो या फिर 10th बोर्ड का एग्जाम हो, आपको एग्जाम में 100% पूछता ही है, या फिर आगे आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे पूछा ही जाता है। चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस चीज को पढ़ना ही पड़ेगा और आपके एग्जाम में पूछता ही है, मतलब पूछता ही है। तो चलिए समझ गए, च छ ज झ या जैसे आपको दिखे तो क्या करना है, आपको तालु को स्पर्श करते ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ट वर्ग। जैसे ट ठ ड ढ न दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि ये मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा मतलब मुंह को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, तो मुंह को स्पर्श करती है। नेक्स्ट आता है त वर्ग। त थ द ध न, जैसी त थ द न आपको दिखे तो ध्यान रखिएगा किसको स्पर्श करती है, ये दांत को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, ये दांत को स्पर्श करती है। जैसी त थ द न दिखे समझिएगा कि त थ द पढ़ाए हुए थे सर, किसको स्पर्श करती है, तो त थ द जो है दांत को स्पर्श करती है। नेक्स्ट आता है आपको पवर्ग। पवर्ग आता है प फ ब भ म, जैसी आप कोई चीज दिखे आप समझिएगा कि वो ओष्ठ को स्पर्श करती है। चलिए हम बताते हैं कैसे ओष्ठ को स्पर्श करती है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क। जैसे क बोल के देखिए, हमारे साथ बोलिए आप, क बोल तो कंठ पे जोर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क देखिए इस पे जोर पड़ रहा है पूरा। जैसे तो क्या हो गया, कंठ हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है आपका दूसरा क्या है, च छ जैसे बोलते हैं च च, जैसे च बोलते हैं ना तो जो अपना जीभ होता है वो उस पर तालु में चिपकता है, ठीक है। च देखिए च, यानी कि तालु में क्या, जीभ आपका क्या होता है, ऊपर तालु में चिपकता है। दूसरा क्या होता है आपका, वो है टठा डढ़ा। टठा डढ़ा क्या होता है, मूर्धा। बोलिए तो ट बोलिएगा ना, ट बोलिए जीव आपका यहाँ पे दांत को स्पर्श करने लगता है, यहाँ पे नीचे वाले दांत को, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, मुर्दा कहा गया है। नेक्स्ट आपका आता है तथा जो आपका होता है वो दंत को पूरा स्पर्श करता है। टठा डठा जो होता है ना, आपको ऊपर वाले तालु को हल्का स्पर्श करता है और नीचे वाले, यानी इसके लिए उसको पूरे माने दोनों को स्पर्श करता है, इसलिए इसको मुर्दा कहा दिया गया है। अब आते हैं तथा में, तो तथा क्या करता है, ये दांत को स्पर्श करता है। जैसे तथा बोलिएगा तो पूरे के पूरे आपको जो जीभ है आपके दांत को स्पर्श, जैसे तो देखिए हमारे मुंह पर ध्यान दीजिए, तो जैसे हम बोल रहे हैं तो हम दांत को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका प फ, जैसे प को पढ़िए, देखिए प दोनों ओठ आपस में चिपक रहा है। जिस तरीके से आप लोग चिपकाते हैं कहीं कहीं जा करके, वैसे देखिए यहाँ पे जीभ और ओठ, सॉरी ओठ जो है दोनों देखिए आपस में चिपक रहा है, प
आप कहीं चिपकाते होंगे ना, वहां चिपकाते होंगे, तो यहाँ भी चिपका करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आता है, इतना समझ गए। तो अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसके ट्रिक क्या है। सब चीज जान लेंगे हम, इसके बारे में ट्रिक जानते हैं। तो ट्रिक समझिएगा क्या है, और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक कौन सा, ये दिखाते हैं। तो ट्रिक आपको लिखना है KTM2, ठीक है, KTM2 समझ लीजिएगा इसको। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला है। उच्चारण स्थान आपको 5 से 10 नंबर पे कुछ चाहिए, 100% तय है। तो चलिए KTM2 आप कहेंगे कि सर KTM2 क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाने के लिए बैठे हैं ना, आइए समझाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, के सबसे पहले आपका क्या था, कंठ था। के को हम क्या लिखेंगे, कंठ लिखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। टी हो गया कंठ। सबसे पहले क्या है, पहला क्या आता है, आ गया आपका, कंठ हो गया। दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आता है आपका टी। और टी आपका क्या कर रहा, देखिए तो, के से कंठ और टी से तालु, देखिए तो आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, तीसरा क्या आ रहा है, मूर्धा। मूर्धा क्या हो जाएगा, एम से मूर्धा हो जाएगा। चलिए तीनों समझ गए। उसके बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। डी को भी हम नीचे लिखते हैं। डी का मतलब क्या हो जाएगा, आपको पता है, दंत हो जाएगा, यानी कि आप दांत भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ओ बच रहा है, ओ से क्या हो जाएगा, आपको तो पता है, ओस्ट। ओस्ट चिपकाने तो बहुत बढ़िया तरीके से आता होगा सब आदमी को, तो यहाँ से इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे ओस्ट हो गया। अब बताइए इससे आसान कुछ आपको मिलेगा कहीं भी, देखिए इससे आसान आपको अगर कहीं मिले तो हमको बताइए। देखिए कितना आसान तरीके से हम आपको बताया। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, बस KTM2। और लड़कों का सबसे फेवरेट चीज क्या है, बाइक ही है। और ये क्या है, KTM2 बाइक। गार्जियनों कहिए KTM2, और बस उसी पे आप सजा लीजिए, इसको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम फिर रिपीट करते हैं, क्या आ गया, KTM कंठ आ गया, क्या आ गया, तालु आ गया, मूर्धा आ गया, और उसके बाद तथा आ रहा है दंत, और पफवा क्या आ रहा है, पफवा आपका आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दे, सॉरी, यहाँ पे तथा, और यहाँ पफवा क्या आ जा रहा है, ओस्ट आ जा रहा है। इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, कहीं नहीं मिलने वाला इस तरीके का कंटेंट आपको। इसलिए आपको यहाँ धैर्य बनाकर रहना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीखेंगे आप जरूर। अब ऐसा सीखेंगे कि आप जिंदगी में कहीं भूलने वाला नहीं है, चाहे वो एग्जाम अभी आप दे रहे हैं या फिर 2 साल के बाद दीजिए, सीख जरूर लीजिएगा। और आपके घर के छोटे बच्चा भी होगा, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में पढ़ते होंगे, तो अगर उसको शुद्ध अगर व्याकरण पढ़ना है तो हमारे साथ उनको जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए इतना अच्छी समझ गए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, अब नीचे हमारा आ रहा है, वो आ रहा है अंत अस्त व्यंजन। अब हम आपको पहले ही बताया कि अंत अस्त समझ में आ रहा है ना, अंत अस्त का मतलब होता है अंदर, यानी कि भीतर में आ जाना। चलिए पढ़ते हैं तो समझ में आएगा परिभाषा को। तो अंत अस्त व्यंजन क्या है, अंत का अर्थ क्या होता है, अंत का अर्थ होता है भीतर। और हम इसमें बढ़िया तरीके से लिखे हैं ना, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में कोई नहीं छीनने वाला नंबर आपका, ठीक है। अंत का अर्थ क्या होता है, तो अंत का अर्थ होता है भीतर, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वह व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, मुंह के भीतर ही रहे, उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, य र ल व, यही है ना, य र ल व। इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है, बहुत ही आसान है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं अंतःस्थ व्यंजन को। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंत का अर्थ होता है भीतर, जो भीतर ही रह जाएगा, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वह व्यंजन, जिन व्यंजनों का आप उच्चारण करते हैं वह व्यंजन मुंह के भीतर ही रह जाएगा, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वह व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। चलिए इसमें और हम जानते हैं क्या कर रहा है, उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अंतःस्थ व्यंजन जो आपका होता है वो जीभ मुंह के किसी भी भाग, वो जो जीभ होता है वो मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अब बोल के देखिए, य बोल के देखिए, र बोल के देखिए, ल बोल के देखिए, व, यानी ये चीज मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, और ये खुद ही अपने अंदर बोल लेती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, तो इसे अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका, वो क्या है, ऊष्म व्यंजन है। वो क्या है, ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे बता दिया, आपको ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है, य र ल व।
इस तरीके से आप समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वो क्या करा। तो चलिए अब लोग हम पढ़ेंगे उष्म व्यंजन को, और उष्म खाने का मतलब पता चल रहा है ना, वही जो भात बनता है घरे आपको और बैठे रहते हैं आप खाने के लिए, ज्यादा भूख लगा होता है, पढ़ाई पे कम ध्यान रहता है और छिपा तोड़ने पर ज्यादा ध्यान रहता है। यहाँ पे आती है ऑफलाइन में लड़की से पढ़ने और लड़का सब भी, जहां 9 बजा सर जी भूख लगा हुआ है, तो वो सब नहीं करना है। पढ़ लीजिए, 2 महीना बस टाइम है, 2 महीना अगर पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप खाते रहिएगा। रिजल्ट जब आ जाएगा उसमें भर पेट खाइए ना, आप हमारे तरफ से मिठाई खरीद के खाइएगा, हम पैसा आपको भेज देंगे खाने के लिए, काहे परेशान, पहले नंबर तो लाइए बढ़िया। तो चलिए उसमें व्यंजन आप कह रहा है, उस व्यंजन में क्या कह रहा है, वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से उष्म, उष्म अर्थात क्या, गर्म हवा, जो हम लोग बोलते हैं ना स, बोल के देखिए तो स, मुंह से आवाज निकल रहा है गर्म हवा स, देखिए यहाँ पे हमको गर्मी लग रहा है। बोलते हैं हम क्या, ह, यहाँ पे गर्मी लग रहा है। तलावे स, यहाँ पे गर्मी लग रहा है। मूर्धन स, यहाँ पे गर्मी लग रहा है, यानी कि मुंह से बाहर हवा निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कह रहा है व्यंजन, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से उष्म, हमारे मुंह से उष्म अर्थात क्या, अर्थात गर्म हवा, अर्थात गर्म हवा भी लिख सकते हैं, गर्म वायु भी लिख सकते हैं, अर्थात गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है या फिर निकलता है, चलिए बाहर की ओर निकलती है, क्या कहलाती है, उसे उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कहलाती है। जैसे वहां पर निकलती है लगाएंगे तो यहाँ पे उस व्यंजन कहलाती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यही तो व्याकरण है। जैसे आप बोल के व्याकरण इतना मजा आएगा पढ़ने में, अगर व्याकरण आपको शुद्ध शुद्ध आ गया तो ध्यान रखिएगा कहीं भी आपको किसी भी के सामने जलील नहीं होना पड़ेगा बोलते समय। बहुत को देखते हैं अब चीज आई तो बतियावे करता है, बहुत तो सही से शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता है, ठीक उसके व्याकरण उसको नहीं आता है, कहाँ पे किस तरीके से बात कर। और आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा व्याकरण से दिया जाता है कि शुद्ध करके लिखने के लिए, गलत लिखा हो तो कहता है इनमें से कौन शुद्ध है। कंपटीशन एग्जाम देते हैं हमको पता है, उसमें लिखा होता है इनमें कौन शुद्ध वाक्य है, तो आपको बोलने आएगा, व्याकरण जब तक नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा, इसलिए आपको व्याकरण आना जरूरी है। तो चलिए यहाँ तक समझ के फिर से एक बार रिपीट कर दे क्या, देखिए उष्म व्यंजन वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से उष्म अर्थात गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है, उष्म व्यंजन कहलाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन सी है आइए दिखाते हैं। तालाब से है, मूर्धांश है, दंश है और ह है। मैं जस्ट आपको बताया यही 4 को तो आपको दिखने वाला है, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि मत पूछिए। आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर, कितना नंबर, 5 से 10 नंबर आपके लिए रखा हुआ है। आपको याद क्या करना है पता है, बस स्ट्रीक को, और स्ट्रीक को याद करना पता है क्या मतलब लगेगा आपको, कैसे सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। केटीएम 2, बाइक का नाम को नहीं याद रहेगा, बाइक का नाम किसको याद नहीं रहता, बाइक का नाम सबको याद रहता है। तो आप याद रखिएगा, आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होने, बस केटीएम तो याद रखिएगा। कैसे क, जैसे टी आएगा तो चाचा ऊपर से तो पढ़ते हैं ना, केटीएम 2 क आएगा तो आपको क्या आ जाएगा, तो च आ जाएगा तो टी आ जाएगा, तो आ जाएगा तो आपको एम यानी मूर्धा आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, तथा आएगा, तो तथा जब आएगा तब क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा यानी दंत हो जाएगा, और तथा तो उसके बाद क्या आएगा, पफा आएगा, तो पफा आएगा क्या हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा। बस इतना ही तो आपको याद रखना, बस आपका 10 नंबर फिक्स, इसमें कोई छीनने वाला नहीं है। चलिए कुछ नोट पॉइंट उसको हम लोग देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या करा, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट उष्मा को यानी उष्म व्यंजन को, यहाँ पे उष्मा उष्म व्यंजन छूट गया है, लिख देते। चलिए नीचे हम इसी के नीचे लिखते हैं यहाँ पे व्यंजन। राइटिंग कुछ खास नहीं है बट पढ़ाने के लिए काफी है हमारे लिए, जो भी है प्रयास रहेगा कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। हमारा राइटिंग से तो आपको कुछ मतलब है नहीं, बस आपको समझ में आ जाए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उष्म को संघर्षी, उष्म को क्या कहता है, उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसको तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा आपसे पता है, इनमें किसी को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तो आपको याद रहेगा उष्म को सर बताए हुए थे कि उष्म जो होता है ना, उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। तो आशा है कि आप लोग को वीडियो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने चैनल पे जो है बहुत कम सब्सक्राइबर गेन कर रहा है। तो आप लोग से यही हम आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, और आप जितने लोग देख रहे हैं कृपया करके पढ़ने वाले का जैसा नहीं किसी सब्सक्राइब करा दे, 2-2 सब्सक्राइबर आप विद्यार्थी से जुड़वा दीजिएगा, ताकि वो आपके साथ वो भी पढ़े और वो भी हमको जाने, और आपको भी बाद में कहे कि नहीं भाई तुम एक चैनल का नाम बताया जिसमें हम पढ़कर अच्छे नंबर से पास कर गए। लड़कियां दीदी से भी कहते हैं हम कि अगर वो लोग भी जो है अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनका काम है कि अपने सहेलियों को जरूर, जैसे चुगली करते हैं ना, तो एक चुगली ये भी कर दीजिएगा कि चलिए फलाना चैनल है उस पर जाके पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब लिंक भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप का तो जमाना है आजकल, कोई मेहनत नहीं है। तो चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो के समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कुछ नया लेकर। जय हिंद, जय भारत।